नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। प्रयागराज की यमुनानगर में हंगामा हुआ। दरअसल आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोके जाने पर पत्थरबाजी की, कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया, कई लोगों के घायल होने की खबर है। अब आपको हम शुरुआत करते हैं तस्वीरों के साथ। 10 आज की ट्रेंडिंग खबरें आपको सबसे पहले दिखाएंगे तस्वीर के साथ, जल्दी जल्दी तेज रफ्तार के साथ। उसके बाद आएंगे डेफ्ट में आज की प्राइम टाइम खबर के साथ। यह तस्वीर प्रयागराज यमुनानगर का हंगामा हुआ। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोके जाने पर पत्थरबाजी की, कई गाड़ियों को टारगेट किया, निशाना बनाया गया, सरकारी गाड़ियों को, पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस ने कहा है कि एक्शन लेंगे, पहचान होगा कौन इसमें शरारती तत्व हैं, उपद्रवी कौन है और जो सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हो गई पहली तस्वीर की बात। अब आगे बढ़ते हैं। हम सभी की जिंदगी से जुड़ी खबर, कब किसको क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता। क्यों? पंजाब के फिरोजपुर में क्रिकेट के मैदान में एक शख्स की मौत हो गई। छक्का मारा, 6 लगाया और इसके बाद अचानक हुआ, आगे बढ़ते हैं, बैट्समैन जमीन पर बैठ जाता है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसे हार्ट अटैक आ गया था शख्स को, उसकी जिंदगी वहीं पर काल के गाल में समा गई, खत्म। ये तस्वीर, आजकल ऐसी तस्वीरें बहुत आ रही हैं, सडन हार्ट अटैक। 2 तस्वीरें हो गई। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तीसरी खबर कहां से? कर्नाटक के बेलगावी में श्रीराम सेना के कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई की गई, पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। घटना जिले के हुक्केरी क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले श्रीराम सेना कार्यकर्ताओं ने पशुओं से भरी एक गाड़ी पकड़ी थी। पुलिस के सामने आरोप लगाया गया कि अवैध पशु थे, जबकि दूसरी पार्टी ने कहा था कि इनका इस्तेमाल डेयरी फार्मिंग के लिए होना है। और श्रीराम सेना के लोगों ने पैसा वसूलने के चक्कर में बहुत आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा है। लेकिन यह तस्वीर है। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी से खबर। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बादल फटा और हादसे में 2 मजदूरों की मौत होने की खबर है, जबकि 7 लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं। देखिए तबाही की खतरनाक तस्वीरें, दिल दिला देने वाली तस्वीरें। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगली खबर की, अगली तस्वीर की बात करते हैं, वो रखते हैं आपके सामने। उत्तराखंड में बागेश्वर के बनार गांव में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। कई घरों की जमीन धंस गई है, कई मकानों को भारी क्षति है। अगली तस्वीर अब बद्रीनाथ हाईवे की, जहां मलबे में कई वाहन फंस गए हैं, आप देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से इनको बाहर निकाला, कई वाहनों को। देखिए बिल्कुल, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की अगली तस्वीर। धारचूला में भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, इसके बाद धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करना पड़ा। यह देखिए, क्योंकि खतरनाक हो गया। और अब राजधानी उत्तराखंड में देहरादून, उधर से हम अगर पहुंच ले तो अब यहां की क्या खबर है देखिए। बांजरावाला इलाके में बारिश आफत बन गई। तेज बारिश के चलते यह मकान धराशायी। ऋषिकेश में गंगा का वाटर लेवल तेजी के साथ बढ़ा है। परमार्थ निकेतन, आप में से जो भी ऋषिकेश जाते हैं सब जानते हैं, और ये यहां पर आप हमेशा पहुंचते ही होंगे। और हर साल हालांकि इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो परमार्थ निकेतन जो घाट है वो डूब चुका है। शिव मूर्ति के प्लेटफॉर्म को छूकर गंगा का पानी इस वक्त आगे बढ़ रहा है। और अब अगली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से। बद्दी में बालद नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां लगातार हो रही बारिश से नदी उफान पर है। करीब 2 दर्जन घरों में पानी घुसने की खबर है और इलाके के जो लोग हैं वो परेशान हैं। ये तस्वीर फैक्ट्रियों के साथ साथ एक शानदार शमशान घाट था। अब ये देखिए, तो देश भर की जो बड़ी खबरें थी, जो तस्वीरें थी, वो आप सभी तक हमने पहुंचा दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने शो में। देखिए, टीवी एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की अचानक मौत से सब हैरान हैं। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई, लेकिन इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। जैसे वो एंटी एजिंग दवाएं ले रही थी, उनके घर से कई दवाएं मिली हैं और यह बात भी कही जा रही है कि बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना परामर्श के वो दवाएं ले रही थी। हालांकि अभी यह सब कुछ जांच के दायरे में है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट का इंतजार है, जो इस केस की गुत्थी सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकती है। आपको दिखाते हैं सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट, देखिए। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मौत के मामले में मुंबई पुलिस की एक टीम रविवार को भी अंधेरी स्थित उनके घर पहुंची। सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस ने उनके मौत से जुड़े हर पहलू को बारीकी से खंगाला।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक शेफाली जरीवाला लंबे वक्त से एंटी एजिंग, मल्टीविटामिन और स्किन वाइटनिंग दवाएं बिना डॉक्टर की निगरानी के ले रही थीं। पुलिस को शक है कि मामला सेल्फ मेडिकेशन का हो सकता है। अब मामले की सबसे बड़ी कड़ी है पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि निधन से एक दिन पहले शेफाली जरीवाला ने व्रत के बावजूद एंटी एजिंग से जुड़ा इंजेक्शन लिया था। उनके फ्रिज में पेंडी नाम की एसिडिटी की गोलियां भी मिली, जिससे साफ है कि उन्हें लंबे समय से गैस्ट्रिक की समस्या थी। अंबोली पुलिस को उनके कमरे में बड़ी संख्या में दवाइयां मिली, खास तौर पर ग्लूटाथियोन और एंटी एजिंग मेडिकेशन, जिन्हें डॉक्टर की रेगुलर निगरानी के बिना लेना जोखिम भरा होता है। अगर आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं या आपकी दवा एक प्रॉपर सोर्स से नहीं आई है, कोई ग्रे मार्केट से आई है, तो वहां पे उसके साइड इफेक्ट्स डेंजरस हो सकते हैं। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप कोई भी दवा खाएं, जो भी चीज आपके बॉडी में जाए, चाहे वो मुंह के थ्रू जाए या आप उसको वेन्स में इंजेक्शन लें, वो सुपरवाइज और डॉक्टर की सुपरविजन में ही होना चाहिए। शेफाली जरीवाला मौत मामले में अब मुंबई पुलिस के अंबोली पुलिस स्टेशन की 2 टीमें इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं। पुलिस को यह भी शक है कि शेफाली जरीवाला द्वारा सेल्फ मेडिकेशन यानी बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां ली जा रही थी। कूपर अस्पताल द्वारा फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को रिजर्व रखा गया है और जैसे ही प्रारंभिक रिपोर्ट और ऑटोप्सी की रिपोर्ट सामने आती है, ये तमाम सवाल के जवाब मिलेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन अर्जुन चिकले के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो क्या शेफाली जरीवाला किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रही थी? इसकी जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो डिटेल्स हैं वो अभी आने बाकी हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जो कि करीब 10 महीने पुराना बताया जा रहा है। इसमें शेफाली ये कहते जरूर दिख रही हैं कि अच्छा दिखने के लिए कोई डॉक्टर के पास जाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आपको रिपोर्ट देखनी चाहिए, देखिए। जब शेफाली ने किया कबूल, आप ये एस्थेटिशियंस के पास जाते हो? एस्थेटिशियंस के पास डॉक्टर ऑफ कोर्स। स्किन ट्रीटमेंट का किया समर्थन। If you were shorter, you हाँ. wanted to become taller. Yeah. You would, right? Yeah, What's yeah. wrong in it? मौत के बाद सामने आ रही बात। शेफाली जरीवाला, एक हंसता खिलखिलाता जिंदगी से भरा चेहरा, 42 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़ के शेफाली चली गई। शेफाली को अचानक कार्डियक अरेस्ट की बात सामने आ रही है और यह भी सामने आ रहा है कि शेफाली इस बात का समर्थन करती थी कि अच्छा दिखने के लिए डॉक्टर की मदद लेने में कोई बुराई नहीं। But if you can do something to improve yourself, what's wrong in it? Nothing is wrong. I'm totally pro it. देखो, मैं कहती हूँ जो मन को अच्छा लगे ना करो। You are born in this life as whatever you are. You're in a privileged position. Yeah. Make the most of it. 2 अगस्त 2024 का वीडियो। यूट्यूबर पारस छाबड़ा से बात। शेफाली ने यह साफ साफ नहीं कहा कि वो किसी प्लास्टिक सर्जन से मिल रही थी या एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन वो पूरी तरह इसके समर्थन में थी। पारस छाबड़ा शेफाली के दोस्त रहे। वो अबरा का डबरा नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके पॉडकास्ट पर शेफाली की करीब 1 घंटा 44 मिनट की बात है। उनके पॉडकास्ट पर शेफाली की करीब 1.25 घंटे की बात है, जिसमें शेफाली ने बड़ी ही सहजता और बेबाकी से अपनी हर बात रखी थी। और इसी में पारस ने उनसे सवाल पूछा, क्या आप एस्थेटिशियन के पास जाती हैं? हम बातचीत का पूरा हिस्सा दिखाएं। इससे पहले आपको बता देते हैं कि एस्थेटिशियन एक ऐसा पेशेवर होता है जो त्वचा की देखभाल, फेशियल, मेकअप और दूसरा सौंदर्य संबंधी सेवाएं देने का एक्सपर्ट होता है। आपको शेफाली की बातचीत का पूरा हिस्सा सुनाते हैं। तो आप ये एस्थेटिशियंस के पास जाते हो? एस्थेटिशियंस के पास? डॉक्टर ऑफ कोर्स। एस्थेटिशियंस हाँ, जो ये सब करते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, फेस सर्जरीज। नहीं, दैट इज डिफरेंट। प्लास्टिक सर्जन्स अलग हैं, स्किन डॉक्टर्स अलग हैं। आपने क्या क्या करा है? ये बताने वाली बात थोड़ी होती है। अच्छा, बट बताइए। आई एम प्रो। अच्छा। आई एम प्रो इट। हाँ। I said, look,
everybody wants to look good. हाँ You want to look good. हाँ If you had the option to change हाँ, your of nose, course. you would. हाँ, I would love If to. if you were shorter, you हाँ. wanted to become taller. Yeah. You would, right? Yeah, What's yeah. wrong in it? वो तो हर एक इंसान में कोई ना कोई तो ना इनसिक्योरिटी होती है। अंगूर खट्टे वाली बात होती है, जो करा नहीं सकते, हाँ. जिनके पास मीन्स नहीं है, हाँ. जिनको सोसाइटी का बड़ा डर लगता है, हाँ वो दे थिंक इट्स रॉन्ग. नो, इट्स नॉट रॉन्ग. इफ यू प्रो इट, हाँ, if you, it's expensive and it's painful. इट्स पेनफुल ऑल्सो। I'm sure it's painful. शेफाली ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि वो इस तरह की कोई सर्जरी करा रही थी। हालांकि इसी पॉडकास्ट में उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो कई साल से योग और जिम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुकी हैं। उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा कि उन्हें कभी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। शेफाली की मौत के बाद जांच में सामने आ रहा है कि शेफाली पिछले 7 से 8 साल से नियमित रूप से एंटी एजिंग दवाओं का सेवन कर रही थी, जिससे कि वो जवान दिखे। 27 जून को उनके घर में पूजा का आयोजन था, जिसके कारण शेफाली व्रत पर थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसी दिन दोपहर में एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया था। पुलिस को इस बात का संदेह है कि अचानक मौत का एक बड़ा कारण ये दवाएं भी हो सकती हैं, जिसके चलते कार्डियक अरेस्ट हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब देखिए जरा, सेल्फ मेडिकेशन यानी बिना डॉक्टरी सलाह दवा लेना एक ऐसी समस्या है जो भारत में बहुत ज्यादा है, आम है। शेफाली जरीवाला की मौत के मामले में हम पुख्ता तौर पर यह नहीं कह रहे कि उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन किया ही है, लेकिन भारत में यह समस्या बहुत बड़ी है, आम है। कई रिसर्च कहते हैं कि भारत में 50% से ज्यादा लोग बिना डॉक्टरी सलाह खुद दवा खा लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, स्वीकार करिए। इस समस्या पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त सीनियर हार्ट लंग ट्रांसप्लांट सर्जन और इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीजेस के चेयरमैन डॉक्टर राहुल चंदोला जी। डॉक्टर राहुल, हमारा पहला आपसे प्रश्न यह है कि सेल्फ मेडिकेशन यानी बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन एक्चुअली अब ये कॉमन चीज हो गई है हमारी कंट्री में, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज है। और सेल्फ मेडिकेशन से जो है लोगों को समझ में नहीं आता है, परंतु जो है हम डेली जो है इस तरह के लोग देखते हैं जिनके जो है सेल्फ मेडिकेशन की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, लिवर में प्रॉब्लम और ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं ये साइड इफेक्ट्स की वजह से इफेक्ट होते हैं। लोग सालों साल वो मेडिकेशन लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारे मरीज एक जो है जिनका हमने बाईपास किया था, वो पिछले 5 साल से स्टेरॉइड ले रहे थे, इवन दो लो डोज में था, लेकिन ऑपरेशन के टाइम पे इतनी दिक्कत उसकी वजह से आई क्योंकि जो है उनके जो सारे टिश्यूज थे वो इतने फ्राइबल हो गए थे, ब्लीडिंग इतनी हो रही थी। सो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड की वजह से जो है उनको झेलने पड़े, क्योंकि उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन किया। किसी डॉक्टर ने जो है लिखा शॉर्ट टर्म 5 दिन के लिए लिखा था, लेकिन उनको जो है स्किन प्रॉब्लम थी, वो पिछले 5 साल से लगातार सेल्फ मेडिकेट कर रहे थे। सो ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कि सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं और उसकी वजह से जो है परेशानी में फंस रहे हैं। ठीक है डॉक्टर चंदोला, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि आप इतने मरीजों को देखते हैं रोज, क्या बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना भारत में बहुत आम नहीं हो चुका है? इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आप हमारे साथ बने रहिएगा साथ साथ, और एक खास मुद्दे पर आपसे बात भी हमें कर दी है। देखिए, ये काफी आम चीज हो गई है हमारे देश में जो है। ये जो मेडिकेशन डिस्पेंसेशन है वो रेगुलेटेड नहीं है। एज अ रिजल्ट कोई भी व्यक्ति जो है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो जो है या तो जो है खुद ही जाके जो है फार्मेसी से जो है दवाई ले आता है, और फार्मासिस्ट भी छोटे मोटे शहरों में फार्मासिस्ट जो है वो खुद जो है मरीज को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये एंटीबायोटिक लीजिए, ये प्रॉब्लम हो रही है ये स्टेरॉइड लीजिए, ये प्रॉब्लम हो रही है। सो एक तरह से जो है कोई रेगुलेशन नहीं है। सो गवर्नमेंट को इसमें जो है बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस करने होंगे। कोई भी व्यक्ति कोई भी दवाई जो है अपने से नहीं ले पाए, ये रेगुलेशंस बनाने होंगे। खास तौर से जो डेंजरस ड्रग्स हैं उनको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं होनी चाहिए किसी को भी। इवन फार्मासिस्ट को ये मैं कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो जो है मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर पाए किसी को, या किसी को बता पाए कि क्या करना है। दूसरा जो है डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है, डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ, एज अ रिजल्ट वेयर डॉक्टर इज कनेक्टेड टू द मेडिकल टीम, और वो मेडिकल टीम जो है एक ई प्रिस्क्रिप्शन इशू करे, और तब ही जो है पेशेंट को वो मेडिकेशंस जो है अवेलेबल हों।
ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर साहब बने हुए हमारे साथ। देखिए, ऐसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं जहां खड़े खड़े कोई आदमी, कोई शख्स गिरता है और उसकी जान चली जाती है। तमाम मामले आपके आसपास भी और या हम समाचार जो देते हैं नेशनल मीडिया से आप सभी तक पहुंचते होंगे। ऐसे एक मामला आ गया है पंजाब के फिरोजपुर जिले से। देखिए, फिरोजपुर के गुरु हर सहाय गांव में डीएवी स्कूल के पास एक मैदान में क्रिकेट का मैच चल रहा था। देखते जाइएगा। ये हरजीत सिंह है। ये शख्स एक बल्लेबाज खेलते समय बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। 49 रन बना भी चुके थे और अपने आखिरी गेंद पर उन्होंने एक लंबा शॉट लगाया। 6 रन, गेंद सीमा पार चली गई, लेकिन क्या हुआ, ये बैठ गए। देखिए, एकाएक छक्का लगा दिया, लेकिन अचानक कुछ कदम आगे बढ़ते ही एकाएक घुटनों के बल बैठ गए और फिर दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज भी उनके साथ बैठा, लेकिन कोई बात करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हरजीत सिंह अचानक बिल्कुल निडाल होकर मुंह के बल गिर पड़े। तुरंत अस्पताल लेकर आनंद फानंद में जाया गया, लेकिन पता चला कि हरजीत सिंह को हार्ट अटैक आ गया था। यह घटना जिस तरह की आपको बताएं मैदान की, पूरी घटना मोबाइल फोन पर दर्ज हो गई, क्योंकि तमाम लोग वहां रिकॉर्ड कर रहे थे। हरजीत के परिवार में पत्नी और एक बच्चा है। वो कारपेंटर का काम करते थे। उनके अचानक इस तरह दम तोड़ देने से हर कोई हैरान है। उनके दोस्त ने इस घटना की जानकारी दी है। ਇਹ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ 6 ਰਨ ਮਾਰੇ ਨੇ। 6 ਰਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਸਟੈਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ट्रीटमेंट दे के ਅਸੀਂ ਬਾਂਸਲ हॉस्पिटल ਲੈ गए। जिथे उन्होंने डॉक्टर ने बहुत कोशिश की तो हार्ट फेल हो गया, मौके पर इन्हों की डेथ हो गई। तो इस तरह की घटनाएं सामान्य बिल्कुल आने लगी हैं और अब तो एज भी कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। 40 साल पहले हमें जब भी हमें देखने या सुनने को मिलता था आसपास की 50 साल 60 साल में, लेकिन अब तो 20 साल में और बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। ये अपने आप में समस्या है। डॉक्टर चंदुल्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आज फिर से एक युवक के अचानक खेलते खेलते हमने देखा कि दम तोड़ दिया उसने। ये मामला सामने आया, पता चला कि हार्ट अटैक से जिंदगी खत्म हो गई। कई घटनाएं देश में ऐसी सामने आ रही हैं। देखिए, एक तो पहली बात है कि अभी ऑफ लेट जो है कोविड के बाद जो है ये इंसिडेंट्स ज्यादा देखने में आ रहे हैं। कोविड ने भी जिनको मॉडरेट या सीवियर डिग्री का कोविड हुआ था उनमें जो है रेट ऑफ एथ्रोजेनेसिस थोड़ा बढ़ा। एटलीस्ट ये एविडेंस हमारे पास जो है 18 to 24 मंथ्स तक का है। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि अब हमारा खान पान, हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। खासतौर से युवाओं में कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है। दूसरी जो है हर व्यक्ति को लग रहा है कि जो है वो आजकल आज से जो है 20 साल 30 साल पहले जो है लोग जो है एक जॉब ज्वाइन करते थे, वहीं से रिटायर होते थे। अभी लोग जो है जॉब चेंज कर रहे हैं। बहुत फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस हो रहे हैं। थोड़ा भी जो है अगर उनका जो है, और एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अगर आप जो है वो टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो यू नो दैट यू कैन बी चक्ड आउट ऑफ द जॉब। लोगों को ये स्ट्रेस है इस चीज का। साथ में जो है खान पान हमारा जो है बहुत चेंज हुआ है, लाइफस्टाइल जो है बहुत चेंज हुई है। डॉक्टर साहब, आज का हमारा आखिरी प्रश्न आपसे सबसे जुड़ा हुआ, जो अभी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आप सभी को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मेरा प्रश्न है, क्योंकि आपके मन में भी यही चल रहा होगा। डॉक्टर साहब, क्या किसी स्वस्थ से दिखने वाले व्यक्ति को भी क्या दिल की जांच कराने की जरूरत है? सामान्य आदमी को, जो फिटनेस फ्रीक भी हो, जो फिट हो, जो जिम भी जाता हो, आपको लगता है बिल्कुल फिट है? जी बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जो हार्ट अटैक्स होते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने लोगों को हार्ट अटैक होता है उसमें 50%, आधे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है कोई सिम्टम हुआ ही नहीं। हम इन सब मरीजों को देखते हैं इमरजेंसी में और उनका पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमें तो कभी जो है कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, ना कभी चेस्ट पेन हुआ, ना सांस लेने में दिक्कत हुई, फिर हमको हार्ट अटैक कैसे हो गया? तो हकीकत ये है कि हार्ट अटैक जो है कभी बता के नहीं आता है। बिल्कुल सही। और ऑलमोस्ट 50% लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसीलिए जानना जरूरी है कि हर व्यक्ति को अपने हार्ट की स्क्रीनिंग करानी है। 40 इयर्स ऑनवर्ड्स जो भी लोग हैं उसको एटलीस्ट जो है एक बार जो है हार्ट की स्क्रीनिंग करानी है और फिर ये स्क्रीनिंग जो है रिपीट करनी चाहिए एवरी 3 ईयर, क्योंकि नई हार्ट डिजीज आपको डेवलप हो सकती है। डॉक्टर चंदुल्ला, आपने बहुत जानकारी दी अच्छी दर्शकों के लिए, बहुत काम की ये जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और आप सभी दर्शकों से भी हम कहेंगे बीच बीच में आप खुद का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का भी जांच जरूर कराएं, हार्ट का भी। और ये सब पर लागू होता है, हम पर भी लागू होता है। हमने आज तक नहीं कराया, लेकिन अब मैं ये सब सुनने और देखने के बाद मैं जांच जरूर कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं खबर महाराष्ट्र से।
जहां राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति रद्द कर दी है और इस नीति के तहत मराठी अंग्रेजी के साथ तीसरी भाषा का प्रस्ताव था। इस नीति का राज और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया था। यानी दोनों भाइयों ने आरोप लगाया जा रहा था कि इस नीति के तहत हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है। उद्धव और राज ठाकरे ने इस फैसले के खिलाफ 5 जुलाई को आंदोलन का भी आह्वान कर दिया था। सरकार की भाषा नीति रद्द करने के फैसले के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। अब देखिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक्स पर क्या लिखा है। 3 भाषाएं पढ़ाने के बहाने हिंदी भाषा थोपने का फैसला आखिरकार वापस। सरकार हिंदी भाषा को लेकर इतनी अड़ियल क्यों थी? सरकार पर कौन दबाव बना रहा था? यह रहस्य बना हुआ है। अब मराठी लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। आपके अस्तित्व, आपकी भाषा हमारे ही लोगों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। शायद वो किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मराठी लोगों का सामूहिक गुस्सा दिखाई दिया। ये बार बार दिखना चाहिए। मराठी लोगों को बधाई, ये लिखा गया सोशल पर। अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने क्या लिखा सोशल मीडिया पर, उन्होंने भी पोस्ट किया। लिखते हैं, हिंदी को जबरन लागू करने का सरकारी आदेश रद्द। यह मराठी एकता की जीत है। ये ठाकरे बंधुओं के साथ आने का डर है। 5 जुलाई को अब साझा मार्च नहीं होगा, लेकिन ठाकरे ब्रांड है। फडणवीस की ओर से लिया गया एक समझदारी भरा फैसला है, ये लिखा गया है। तो शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे का क्या कुछ कहना है इस बीच, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार को लगा कि 2 बड़े मराठी दल एक होंगे तो सरकार में बैठे लोगों को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। आनन फानन में आज ही निर्णय को रद्द कर दिया गया, जीआर को रद्द कर दिया गया। इसका मतलब हमारा असर है। तो महाराष्ट्र में ये जो कुछ भी हो रहा है, अब इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक अवस्थी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 3 भाषा सूत्र को लागू करने का निर्णय रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। कल से महाराष्ट्र का मॉनसून सेशन चालू होने वाला है। उसके पहले वैसे ही विपक्ष आक्रामक था। जिस तरीके से कुछ दिनों से जो वातावरण बन रहा था, उद्धव ठाकरे कहे, राज ठाकरे कहे, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गठ सब मिलकर सरकार के ऊपर आक्रामक होते हुए नजर आ रहे थे कि हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के तौर पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो 3 भाषा नीति है उसके विरोध में एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च 5 जुलाई को निकाला जाने वाला था, जिसमें दोनों ठाकरे भाई साथ में शामिल होने वाले थे। और तमाम विपक्ष को यह आग्रह किया गया था और तमाम लोगों को, एजुकेशनिस्ट कहे, फिल्म जगत के लोग कहे, मराठी प्रेमियों को, कि आए बड़ी संख्या में उसमें शामिल हो। इसके दबाव के चलते कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब इसमें भी देखिए, अब ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, ऐसे मत मानिए, क्योंकि इसमें अभी क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो यहां से शुरू हो चुकी है। विपक्ष को लग रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हमारी जीत है, हमारी वजह से सरकार दबाव में आई। हालांकि संजय राउत लिखे कि ये समझदारी भरा फैसला देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। अब सरकार भी अपना लगातार जो वक्तव्य है वो रख रही है जनता के सामने। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से निकलते हैं, साउथ में केरल की बात करेंगे, क्योंकि केरल के स्कूल्स में बच्चों की फिटनेस के लिए हर दिन आधा घंटा जुम्बा कराने के फैसले का विरोध हो रहा है। कई मुस्लिम संगठन इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और इसे नैतिक मानदंडों के साथ जोड़कर दिखा रहे हैं। उधर केरल सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसी हाल में यह फैसला नहीं लेगी। कई तरह के डांस स्टाइल्स और संगीत को मिलाकर बनी इस एरोबिक एक्सरसाइज जुम्बा को लेकर केरल के स्कूलों में विवाद हो गया है। स्कूली छात्रों की फिटनेस बनाए रखने के लिए केरल सरकार ने व्यायाम के तौर पर इस साल से जुम्बा भी शामिल किया है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ केरल के कई इलाकों में विरोध तेज हो गया है। जुम्बा को लेकर इस विरोध में कई धार्मिक संगठन शामिल हो गए हैं, जिनका मानना है कि स्कूलों में इसे लागू करना नैतिकता के खिलाफ है। केरल नदवादुतल मुजाहिदीन के प्रदेश अध्यक्ष हुसैन मदावूर का कहना है कि भड़काऊ कपड़ों में लड़के और लड़कियों का नाचना उनके मानसिक स्तर पर विपरीत असर पहुंचाएगा। अगर वो स्कूल यूनिफॉर्म में भी जुम्बा कर रहे हों तो भी इस बात से सहमत नहीं है कि लड़के और लड़कियां एक साथ डांस करें। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आज तब हंगामा हुआ जब आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई।
दरअसल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक रेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए कौशांबी जाने पर अड़े हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, हालात शांत हो जाएं तो वो उसके बाद चले जाएं। अभी माहौल ठीक नहीं है, इससे जाएंगे तो और ज्यादा जो है वो माहौल खराब हो सकता है। अब इस दौरान चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस में रखा गया था, जहां से उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। चंद्रशेखर आजाद को करचना के इटौसी गांव जाना था। इटौसी गांव में कुछ समय पहले एक दलित युवक की जलाकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन अपने नेता को अघोषित तरीके से नजरबंद करने से नाराज आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता करचना इलाके में इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने भदेवरा चौराहे पर जाम लगा दिया। लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चकनाचूर। और ये जो सरकारी गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये सरकारी जो शासन प्रशासन की गाड़ियां हैं, डायल 100 की गाड़ियां हैं, 112 पुलिस की गाड़ियां, उसको तोड़ दी गई। यानी कि सरकारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको निशाने पर लिया इन कार्यकर्ताओं ने। पुलिस ने कहा आप रुक जाइए, फिर चिन्हित किए जाएंगे, एक्शन होगा, उपद्रव ना करें, लेकिन नहीं माना गया। इसमें बहुत सारी जो आम जनता है और पुलिस वाले वो भी चोटिल हुए हैं। कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, पत्थरबाजी भी कर दी। भीड़ को देखते हुए 3 थानों की पुलिस वहां पर तैनात की गई। पत्थरबाजी में पुलिस की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। एसडीएम करचना की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये तस्वीरें आप साफ साफ देख पा रहे हैं, ये सबूत भी हैं, साक्ष्य भी हैं। आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज, वीडियोस, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं। और जो भी उपद्रव करे, जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए या इरादा रखे, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर दिखाया जाता है खुद को विक्टिम और कहा जाता है कि पुलिस गलत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है। देश में बीते 11 साल से उसकी सरकार है, कई राज्यों में भी वो सत्ता में है, लेकिन पार्टी अंदरूनी चुनाव के मुद्दे पर अटकी हुई है। राज्य में अध्यक्ष तय करने को लेकर सोच विचार जारी है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसे अपना चेहरा बनाए, ये सवाल अब मन में है और सबके सामने है कि आखिर कौन होगा वो शख्स। देश में नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के ये 2 सबसे मजबूत स्तंभ हैं, जिनके सहारे पार्टी डगमगाती नजर नहीं आती। लेकिन बीजेपी में संगठन के फैसलों में लगातार हो रही देरी पर अब भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर इसलिए कि माना जा रहा है कि इस देरी का असर 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पड़ सकता है। यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और कैबिनेट विस्तार लंबे समय से लटका हुआ है। पार्टी को एहसास है कि जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए संगठन और सरकार में बदलाव जरूरी है। खासकर लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन पार्टी को याद है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सहयोगी दलों को केवल 36 सीटें मिली थीं, जो 2019 की तुलना में 28 कम हैं। हर लोकसभा सीट पर बीजेपी के वोट 2019 की तुलना में कम हो गए। हर सीट पर 6 से 7% वोटों का नुकसान हुआ था। पूरे राज्य में 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी के वोट 9% कम हो गए थे। पूर्वांचल और अवध में खासा नुकसान हुआ था। इन नतीजों के बाद वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पिछले साल जून में इस्तीफे की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्हें नए अध्यक्ष के चुनाव तक पद पर बने रहने को कहा गया था। लेकिन 1 साल से सारे फैसले अटके हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी है। प्रदेश संगठन का चुनाव संपन्न होने के बाद संगठन और सरकार का स्वरूप बदलेगा। उन क्षेत्रों और जातियों को सरकार में जगह मिल सकती है जिनकी नुमाइंदगी चुनाव की दृष्टि से जरूरी है। पिछले लोकसभा चुनाव में पासी और कुर्मी वोट बड़ी संख्या में बीजेपी के पाले से छिटक गए थे। जाटो वोट का भी अच्छा खासा हिस्सा अखिलेश यादव के पाले में चला गया था। इसके अलावा अवध, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, ब्रज और काशी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। पार्टी को लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग कामयाब रही। अब पार्टी उसकी काट खोजने में जुट गई है। बीजेपी का मानना है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 130 से 140 सीटें यादवों और मुसलमानों को देती रही है, जो उसके कोर वोटर हैं।
बीजेपी को अंदेशा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इनमें से आधी सीटों पर इस समुदाय से अलग जातियों को टिकट दे देती है तो पार्टी के लिए उससे पार पाने में मुश्किल हो सकती है। इन सबको देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से बनाया जा सकता है, उसमें भी खासकर कुर्मी या लोध या निषाद समुदाय से बनाया जा सकता है। इसी तरह योगी कैबिनेट का विस्तार होने पर पासी कुर्मी वर्ग को नुमाइंदगी दी जा सकती है। फिलहाल पार्टी की नजर कथावाचक विवाद पर भी है। उसे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और उसका कोर वोटर इस मसले पर जितना उग्र प्रदर्शन करेंगे वो उनके खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में जाएगा। पिछले 10 साल में बीजेपी ने यूपी में 4 चुनाव लगातार जीते हैं, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पार्टी के लिए जरूर चिंता का विषय बना हुआ है। इसीलिए नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में बीजेपी सावधानी रखना चाहती है। कोई एक ऐसा नेता हो जो न सिर्फ जातीय समीकरणों को साधता हो बल्कि योगी आदित्यनाथ के साथ कदम ताल भी कर सके। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर ओडिशा से है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद रविवार तड़के करीब 4 बजे भगदड़ मच गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 50 लोग घायल हैं। सरकार ने इस घटना के बाद सख्ती दिखाई है। जिले के कलेक्टर और एसपी का तबादला किया गया है। हादसा जगन्नाथ मंदिर के करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के सामने हुआ। यहाँ भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जुटी थी। इसी दौरान भगदड़ मच गई। 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में रथ के दर्शन करने उमड़ी लाखों की भीड़ में भगदड़ हो गई है। 3 लोगों की मौत हो गई है तो कई घायल हो गए हैं। गुंडीचा मंदिर के सामने वर्तमान में तीनों रथ खड़े हैं। दरअसल ये 24 घंटे में 3 किलोमीटर का सफर तय करके आ जाते हैं भगवान जगन्नाथ के पुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक। गुंडीचा मंदिर में जब अंदर जाने की प्रक्रिया होती है तो उसमें जिस दिन रथ पहुंचता है उस दिन रथ से भगवान तीनों उतरकर मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं, जिसके कारणवश उन्हें शनिवार की रात को भी रथों में ही रखा गया। राज्य सरकार ने पुरी के कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वाइन और एसपी विनीत अग्रवाल का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। चंचल राणा को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है तो पिनाक मिश्रा जो डीआईजी एसटीएफ हैं उन्हें एसपी का पदभार संभालने को कहा गया है। डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाधी को भी निलंबित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि वो सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। अनुमान करा गया था और उसके हिसाब से अरेंजमेंट भी करे गए हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका जो है तर्जमा कुछ समय के बाद मैं कह पाऊंगा। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इस पर क्या जांच होगी कि क्या हुई हैं गलतियां? सभी बिल्कुल जांच करी जाएगी और उसमें जो जो गलती नजर आएगी या जो भी करेक्टिव मेजर्स का ध्यान आएगा वो बिल्कुल करा जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने विकास आयुक्त की देखरेख में एक विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। वहीं बीजेडी ने इस भगदड़ को लेकर उड़ीसा सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने एक्स पर लिखा, आज की भगदड़ रथ यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन की घोर विफलता के ठीक एक दिन बाद हुई। यह भक्तों के लिए शांतिपूर्ण त्योहार सुनिश्चित करने में सरकार की घोर अक्षमता को उजागर करता है। इस सरकार को होश में आना चाहिए कि मैनेजमेंट जो करना है ठीक तरह से करना है वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए इसी तरह अघटन घटे और इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां रथ यात्रा होता है एक मंत्रिमंडल की कमेटी बनाया गया था, वो कमेटी कहाँ पे है किसको पता नहीं। वो जो सारी प्रशासन चलने वाले लोग वो कहाँ पे कोई नहीं देखता, कैसे चलता हमको पता नहीं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों में मौसी के घर जाते हैं और 9 दिन बाद लौटते हैं।
इस दौरान रात में उनके रथ मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर के सामने खड़े रहते हैं और भगवान मंदिर के अंदर जाते हैं। आमतौर पर एक दिन या दूसरे दिन तक भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ पूरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक पहुंच जाते हैं, पर इस बार अभूतपूर्व देरी के कारण वो शुक्रवार को जगन्नाथपुरी मंदिर से निकले थे, लेकिन रविवार को गुंडीचा मंदिर के अंदर पहुंचे। एक दिन अतिरिक्त वो मंदिर के सामने अपने रथ में ही रहे, जिन्हें देखने के लिए शनिवार और रविवार को लाखों की भीड़ उनके दर्शन के लिए उमड़ी और यही भगदड़ का कारण बन गई। शुक्रवार को शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में रविवार तक क्योंकि भगवान गुंडीचा मंदिर तक नहीं पहुंचे, जिसके कारण लाखों की भीड़ लगातार उमड़ रही है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। जब भगवान रथ पर विराजमान हैं तो भक्त भी कैसे रहें, लेकिन इन सब के बीच में जैसे ही भगदड़ हुई तो लोगों की मौत भी हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि इस बीच भावनाओं का और भक्ति का सैलाब रुकता नजर नहीं आ रहा। कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, पूरी एनडीटीवी इंडिया के लिए। ओडिशा से आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश आप सभी को अब ले आते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को 2 जुलाई को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। मौजूदा अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह संगठन नए चेहरे को कमान सौंपेगा। नामांकन 1 जुलाई को होंगे और अगले दिन भोपाल में होने वाली कार्य समिति की बैठक में नाम का ऐलान हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला बॉस कौन होगा, ये 2 जुलाई को पता लग जाएगा। चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जुलाई को भोपाल आएंगे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। सबसे मजबूत दावेदारों में नाम है दुर्गादास उइके का, बैतूल से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री। संघ की विचारधारा से जुड़े उइके को आदिवासी समाज का निर्विवाद चेहरा माना जाता है। गोंड समाज से आते हैं। विजय शाह के विवादों में घिरने से पार्टी को एक बड़े गोंड चेहरे की जरूरत भी है। दूसरा नाम भी बैतूल से ही है, हेमंत खंडेलवाल का, पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक। पिता संघ के बड़े नेता थे, लिहाजा खंडेलवाल भी संघ और संगठन की पसंद हैं। हमारा पूरा चुनाव सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और ऐतिहासिक पद्धति के साथ मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाया है कि 65,013 बूथों पर पूर्णतः चुनाव बूथ के संपन्न होकर, बूथ समिति डिजिटली इनरोल्ड होकर, मंडल से लेकर के सारे कार्य समितियां बनकर तैयार हो गई। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव की प्रक्रिया है, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया अभी 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को संपन्न होगी। हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी 1 तारीख को पहुंचेंगे और इस नाते से जो शेष बचा हुआ काम है वो भी 2 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर पूरा होगा। बीजेपी मध्य प्रदेश को संगठन की प्रयोगशाला मानती है। ऐसे में महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए किसी महिला नेता को भी कमान दी जा सकती है। जो नाम चर्चा में है उनमें अर्चना चिटनिस बुरहानपुर से विधायक है, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। कविता पाटीदार राज्यसभा सांसद और बीजेपी की प्रदेश महामंत्री है। नंदिता पाठक बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष है, नानाजी देशमुख की पुत्री कही जाती हैं। रीति पाठक सीधी से विधायक हैं, 2 बार सांसद रह चुकी हैं। सीमा सिंह जादौन बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। रंजना बघेल आदिवासी समाज से आती है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। जातिगत समीकरण और दावेदारों की सूची और भी है। ब्राह्मण चेहरों में नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र शुक्ल, वैश्य चेहरे में हेमंत खंडेलवाल और सुधीर गुप्ता, क्षत्रिय में अरविंद भदौरिया और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, अनुसूचित जाति के नेताओं में प्रदीप लारिया, लाल सिंह आर्य, हरिशंकर खटीक, अनुसूचित जनजाति के नेताओं में गजेंद्र सिंह पटेल, दुर्गादास उइके और फग्गन सिंह कुलस्ते। ये नाम चर्चा में है क्योंकि राज्य में जातिगत समीकरणों ने इसे थोड़ा लंबा खींचा है। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें हैं 230, एसटी के लिए आरक्षित 47 सीटें हैं। बीजेपी से 24 आदिवासी विधायक चुनाव जीते हैं, कांग्रेस से 22, एससी के लिए आरक्षित 35 सीटें हैं जिसमें से 26 पर बीजेपी विधायक जीते हैं, कांग्रेस के 9। देखिए, नया तो कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी और उनका संगठन जिस तरीके से कार्य कर रहा है वो जनता भी देख रही है। सत्ता नहीं संभल रही है, संगठन भी नहीं संभल रहा है। आप देश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकतंत्र की बात करती है, अनुशासन की बात करती है, पिछले 6 साल से एक ही अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं कि आज अध्यक्ष बदल रहे हैं, कल बदल रहे हैं। इनके जिलाध्यक्षों के चुनाव में ही काफ़ी समय लगा, कहीं मंडल अध्यक्षों में लड़ाइयाँ हो रही थी, क्योंकि जितने भी नाम हैं आप देख रहे होंगे 2 दशकों से यहाँ पर नाम है और पर्ची जिस तरीके से आती है वो पर्ची का इंतज़ार कर रहे हैं सब 2 जुलाई को।
जो साफ साफ दिख रहा है कि वो पर्ची आए और पर्ची बता दे। जैसे पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कई राज्यों में, उसी तरीके से उम्मीद है और जो दिख रहा है कि सिर्फ ये पर्ची वाला एक संगठन बन के रह गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 60 में 9 महिला जिला अध्यक्ष नियुक्त किए थे। नए प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मे 2028 का विधानसभा और 2029 का लोकसभा चुनाव भी होगा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में सभी विधायक, सांसद, 115 पार्टी प्रतिनिधि, पदाधिकारी और 60 जिला अध्यक्ष मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी को अगले महीने नया मुखिया मिल जाएगा। सुंदरलाल पटवा और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता 2 दफे मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के 45 सालों के इतिहास में वी.डी. शर्मा वो पहले नाम हैं जो सबसे लंबी पारी खेलकर अध्यक्ष पद से रिटायर होंगे, 5 साल से ज़्यादा, और वो भी तब जब महज 7 साल बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल होने के बाद वो सबसे युवा अध्यक्ष बन गए। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, खेलों में दिलचस्पी रखने वालों ने शीतल देवी का नाम जरूर सुना होगा। बिना हाथों की वो तीरंदाज जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन ओडिशा की एक ऐसी हुनरमंद तीरंदाज पायल नाग हैं जिनके ना हाथ हैं ना पांव, मगर फिर भी उन्होंने पैरालंपिक पदक विजेता वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। शीतल और पायल जैसे कई तीरंदाजों को वैष्णो देवी के पास कटरा में कोच कुलदीप की अगुवाई में अपना खेल मांझ रहे हैं। ये खिलाड़ी अपनी कमियों को चुनौतियां अपनाकर कारनामे कर रहे हैं और पूरे राज्य का माहौल बदलते नजर आते हैं। हाथ के खेल में पांव से तीरंदाजी, ये किसी कारनामे से कम नहीं है। हर बार ये तस्वीरें हैरान कर जाती हैं। जम्मू कश्मीर की 18 साल की शीतल देवी के लिए जरूर ये रोजमर्रा की बात बन गई है। शीतल देवी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप और पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतकर दुनिया को पहले ही अपना लोहा मनवा लिया है। कमाल की बात यह है कि अब ओडिशा की 17 साल की पायल नाग ने शीतल को जयपुर नेशनल्स में हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। आप ये देखकर सकते में आ सकते हैं कि पायल के पास न तो हाथ है न पांव, मगर हौसले और हुनर के सहारे वो जो कर दिखाती हैं, वो किसी जादूगरी से कम नहीं। शीतल, पायल, राकेश और पवन जैसे दर्जनों दिव्यांग एथलीट अब दुनिया जीतने का सपना पाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें बेहद हुनरमंद कोच कुलदीप वेदवान का साथ मिल गया है। वैष्णो देवी की चढ़ाई से पहले कटरा के एक छोटे से स्टेडियम में कोच कुलदीप ऐसे 20 तीरंदाजों के सहारे जम्मू कश्मीर की फिजा बदल रहे हैं। इस वक्त मैं कटरा के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कटरा स्टेडियम में हूँ। वैसे तो आप कटरा आए तो एक ही चीज जहन में आती है कि वैष्णो देवी जाना है, लेकिन वैष्णो देवी की जो वो यात्रा है वो यहाँ से भी कई बार शुरू होती है। यहाँ हमारे पास एक से एक नायाब हीरे हैं। राकेश जी का चेहरा जो लोग स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं जरूर देखा होगा। पेरिस में शीतल के साथ आर्मलेस आर्चर जो वंडर है उनके साथ इन्होंने मेडल जीता था वहाँ पे। और इस स्टेडियम में जो कोच है वो कुलदीप जी हैं। और कुलदीप जी, यहाँ पे जैसा आप बता रहे थे इंटरनेशनल मेडल की संख्या 50-60 से ज़्यादा है यहाँ पे। सर 70 प्लस इंटरनेशनल मेडल है, 2 अर्जुन अवार्ड है और 7 सालों की जर्नी में 70 प्लस इंटरनेशनल मेडल और पैरालंपिक मेडल और वर्ल्ड रिकॉर्ड और इतना बड़ा अचीवमेंट सर, दैट इज इम्पॉसिबल। बट ये श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी और हायर अथॉरिटी का मैं धन्यवाद करूंगा। पीएम मोदी को इस स्टेडियम का उद्घाटन किए 10 साल भी नहीं बीते हैं, लेकिन इसकी कामयाबियों की बेहद लंबी फेहरिस्त ने इस स्टेडियम को वर्ल्ड मैप पर एक स्पेशल जगह हासिल करा दी है। शीतल देवी और राकेश इस राज्य के पहले 2 अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी भी बन गए हैं, तो कोच कुलदीप को अब कजाकिस्तान जैसे कई देशों के पैरा और नॉर्मल एथलीट को ट्रेनिंग देने के लिए बुलावा आने लगा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उससे पहले मैं टोक्यो पैरालंपिक में भी पार्टिसिपेट कर चुका था और 6th रैंक पे रहा था। तो काफ़ी कुछ 2-3 सालों में मैंने सीखा और अपने कोच की बताई हुई हर टेक्निक पे वर्क किया, जिसकी वजह से मैं पेरिस पैरालंपिक में मेडल ले सका। कुलदीप आर्मी में कमांडो ट्रेनर का काम कर चुके हैं,
लेकिन तीरंदाजी और खासकर दिव्यांगों को तीरंदाजी सिखाना उनका जुनून बन गया है। ओडिशा की पायल नाग बताती हैं कि कैसे वो बालागीर के एक अनाथ आश्रम से कटरा आई और कैसे ओलंपिक मेडल पदक विजेता को हरा दिया। बिना हाथ पांव के पायल 1 साल में ही ओलंपिक में पदक जीतने का सपना पालने लगी हैं। 6 पैरा नेशनल था जयपुर में, तो वहाँ मैं शीतल दीदी को हराई थी और काफ़ी अच्छा था। और वो तो एक खुशी का पल था जो कि मैं ओलंपिक मेडलिस्ट को हराई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तुम क्या टारगेट है तुम्हारा, क्या एम्बिशन है, क्या जीतना चाहती हो? मैं आगे अपने देश को ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाऊंगी। लॉस एंजलिस में? यस। लॉस एंजलिस ओलंपिक जो अभी 28 में होने वाला, वहाँ पे? यस। अब माँ पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा मिस्त्री करते हैं, घर बनाते हैं, और मम्मा हाउसवाइफ है। कहाँ पे, कौन सा, उड़ीसा में कौन सा गाँव है तुम्हारा? मैं उड़ीसा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट की हूँ। बलांगीर की हो, और कौन सा गाँव है तुम्हारा? जमुना बहाल। सर अभी ये 700 प्लस स्कोर है इसका, जो एक एबल बॉडीज अगर आर्चर कोई 700 स्कोर मारता है तो वो नेशनल मेडल के करीब होता है। बिल्कुल। और जो मैं बात करूंगा पेरिस पैरालंपिक की, जहाँ पे शीतल ने 700 प्लस स्कोर कर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड 700 कितने में होता है? 703 स्कोर किया था। 720 में से। 720 में से। और अभी ये बच्ची भी हमारी 700 प्लस स्कोर मार रही है। और ये देखो, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। और ड्यूरिंग 6th पैरा नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप इसने पैरालंपिक मेडलिस्ट जो मेरी स्टूडेंट है शीतल देवी, उसको हरा करके। कोच कुलदीप पारस जैसे हैं, बेहद पारखी नजर, एक से बढ़कर एक मुश्किलों का सामना करने वाले एथलीट्स को चुनना, उनके शरीर की जरूरतों के मुताबिक तीरंदाजी के लिए इक्विपमेंट बनाना और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्हें पहुंचाना उनका शगल बन गया है। वो ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ सालों की कामयाबी से जम्मू कश्मीर के समाज में बड़ा बदलाव आया है। बच्चों को जाकर के घर घर जाकर के, गली गली जाकर के, स्कूल कॉलेज जा करके बच्चों को तराशता हूँ, टैलेंट स्काउटिंग करता हूँ और ढूंढता हूँ कि मैं देश को कैसे ओलंपिक मेडल दिलाऊं। इसी स्टेडियम में भारत का इकलौता ब्लाइंड तीरंदाज पवन भी अभ्यास कर रहा है। इन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयार किया जा रहा है। कोच कुलदीप कहते हैं, इस स्टेडियम से लॉस एंजलिस में भारत को तीरंदाजी का पहला पदक हासिल होने वाला है। अभी मेरे जीवन में थोड़ा अच्छा चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। 2 साल से मैं आर्चरी कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जाऊंगा। ये कोई भी बच्चा यहाँ जॉब के लिए नहीं आया, ना किसी को जॉब चाहिए, इनको देश को ओलंपिक मेडल दिलाना है। ये सारे नायाब हीरे हैं और मैं बहुत दिनों से सुनता रहा था कि कुलदीप जी यहाँ इन बच्चों को सिखाते हैं और इन बच्चों से वो करवाते हैं जो आप मतलब एबल बॉडी में भी या आम बच्चे भी कई बार वो हिचकते हैं। और जब हमें अपनी मुश्किलें नज़र आती हैं तो इन बच्चों को देखना चाहिए कि कैसे उन मुश्किलों को पार करके न सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं, ओलंपिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतते हैं। और इस स्टेडियम का नाम वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है इंटरनेशनली, लेकिन मुझे लगता है कि इन वजहों से बहुत ही जल्दी लोग इन्हें जानने लगेंगे। कटरा से विमल मोहन, NDTV इंडिया।